हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 14 है हमारा, जिसका नाम है तकनीकी शिल्प उत्पादन और सामाजिक परिवर्तन। इस वाली वीडियो में हमारा यूनिट नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जो मुस्लिम लोग और यूरोपीय, ठीक है, ये जो नई नई तकनीक लाए थे उनके बारे में, वो जो यंत्र लाए थे उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, वो यंत्र किस चीज़ से बनाए जाते थे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुस्लिम क्या थे दोस्तों, जो तकनीक लेकर आए थे। उनकी तकनीक, उनके यंत्र, उनकी शिल्पकलाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उस समय जो यूरोप वासी थे वो भी क्या नई तकनीक लेकर आए थे, उन पर भी ध्यान देंगे। उस समय का जो औजार था वह मेनली किस चीज़ों से बनता था, औजार और जो यंत्र थे लकड़ी से और मिट्टी से, लेकिन कभी कभी क्या होता था लोहे का भी जो है प्रयोग वो हो जाया करता था। ठीक है, तो यही सभी चीज़ों के ऊपर हम विस्तार से जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। कृषि तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे सामने है कृषि तकनीकी, यानी कि खेती करते समय जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है हम पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब क्या होगा, ट्रैक्टर तो नहीं होगा। उस समय जो टेक्नोलॉजी होगी वो हल होगा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कृषि से संबंधित मुख्य औजार, यानी कृषि से जुड़े हुए मुख्य औजार क्या थे, तकनीक क्या थे, वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वो होता है हल। तो हल आपको पता होगा। देखिए क्या होता है, कई सदियों पहले फावड़े की जगह पहले बहुत पहले फावड़े का इस्तेमाल किया जाता था, उसके स्थान पर हल का प्रयोग होने लग गया। ठीक है, हल आपको पता है क्या होता है, उसमें वो जो हल होता है उसकी जो एक यहाँ पर डंडी सी होती है, ये दो बैल के ऊपर होता है, दो बैल के कंधे के ऊपर होता है, और यहाँ पर एक लोहे की फाल लगी रहती है हल में, और ये खेतों को जोतने का काम जो है वो आता है। देखिए 1469 में एक फ़ारसी शब्दकोश जिसका नाम था मिफ्ता अल फुजाला, उसमें एक चित्र बना हुआ था जिसमें दो जूते हुए बैलों मतलब जोतते हुए बैलों को दिखाया गया था, और उनके ऊपर जो लोहे की फाल लगी हुई थी उनको भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। अब यहाँ पर बोआई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, बोआई का मतलब होता है बोना, यानी जो बीज जो बोते थे, ठीक है, बीज लगाना। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करते थे। कैसे करते थे, कपड़े के थैले में बीजों को बाहर निकाल कर उन्हें हाथों से इधर उधर छिड़कने की जो प्रक्रिया थी उसे बोआई प्रणाली कहते थे। ठीक है, इसे कई बच्चे रोपाई सोचेंगे। ठीक है, रोपाई अलग होती है। वो क्या होता है, उस बीज को कहीं पर लगाया जाता है रोपाई के अंदर में, और उसको क्या होता है फिर जब वो बीज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पौधे टाइप का, तो फिर उसको वहाँ से उखाड़ के और दूसरे किसी जगह लगाया जाता है, वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर बोआई की बात हो रही है, यानी कि डायरेक्ट जो बीज है उसको बोआ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात है, इसे आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो आती है बात वो आती है फसल की कटाई की, गुहाई की और ओसाई की। ये समझिए। देखिए फसल की कटाई करने के लिए हाशिया का प्रयोग होता था, हाशिया द्वारा फसल की कटाई होता था। तो हाशिया क्या होता है दोस्तों, हाशिया एक तरह से फसल काटने का कार्य करने का औजार समझ लो आप, मतलब कि फसल काटते समय इस औजार का काम आता है। ठीक है, ये कुछ इस शेप का होता है, मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ लेना, ये चाकू होता है ना अपना, तो चाकू के टाइप थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इस शेप का होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर डंडी सी होती है, इससे क्या होता है फसल काटते हैं, जैसे नीचे बैठ के महिला सब, और उनके जड़ से थोड़ा ऊपर की तरफ से जो फसल है उसको काटा जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये फसल है तो इसको यहाँ से काट लिया जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ बैठ के, और उसके बाद क्या होता है, इसका जो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको भूसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो गुहाई का कार्य बैलों द्वारा किया जाता था, और ओसाई, हाँ इसकी बात कर रहा था मैं, तो भूसी को अन्न से अलग करने के लिए पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय पवन शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था, दाना निकल जाता था इसका जो भी होता है फसल का, और उसके बाद जो बाकी का इसका पार्ट था, इस पार्ट को क्या किया जाता था, वो भूसी बना ली जाती थी, जो कि जो गाय होती थी उनके खाने के काम आते थे चारे के रूप में। और बाकी जो नीचे जड़ होता था ये तो खेती करते समय ये निकल जाता था। ठीक है, इसका भी कोई यूज़ होता होगा।
तो ये सारी बात थी, आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिंचाई के साधन, यानी कि उस समय में सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध थे। जैसे अभी के समय की अगर हम बात करें तो सिंचाई के लिए बहुत सारे जो तरीके हैं वो उपलब्ध है, ठीक है। बहुत सारी मशीनें आ गई है जिससे सिंचाई हो जाती है, और छोटे छोटे मतलब कोई भी लगा सकता है, वो उतने सस्ते तौर पर उपलब्ध हो जाती है। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उस समय सिंचाई के क्या साधन उपलब्ध थे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि वर्षा के जो जल है उनको तालाबों में इकट्ठा किया जाता था, उससे सिंचाई होती थी, जिससे खेतों में सिंचाई किया जा सके, ठीक है। आजकल क्या है, आजकल नहरें भी थी, पुराने समय में भी हुआ करती थी। जो नहरें होती है, वो नहरें एक तरह से क्या होता है, छोटा सा आप उसे समझ लीजिए कि वो छोटे से एरिया में सरकार उसको खोलती है, ठीक है। जैसे छोटा सा एरिया होता है नहर का, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लो इसको कि 5-6 फीट गहरा होगा, ठीक है। और जगह जगह पे छोटे छोटे इसके पुल बने होते थे। इससे क्या होता है, नहरों से भी सिंचाई होती है, क्योंकि इसको यहाँ से थोड़ा सा जो टुकड़ा होता है, मतलब कि थोड़ा सा भाग जो होता है नहर का, इसे यहाँ से खोल दिया जाता है और इसे बंद किया जाता है, और इसकी छोटी सी नली बना के खेतों तक पहुँचती है। तो इससे भी क्या होता है, जो सिंचाई है वो हो जाती थी नहरों से भी। और यहाँ पर तालाबों की बात की गई है। इसके अलावा कुएँ के प्रयोग से भी सिंचाई की जाती थी उस समय। अगर हम बात करें तो कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ तकनीक भी प्रचलित थी, कई तरीके की चीज़ें थी कुएं से निकालने के लिए। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं, नॉर्मल अगर हम सोचें कि कुओं से पानी कैसे निकाला जाए, तो सिंपल सी बात है, बाल्टी डालो हाथ से और कुएं से पानी निकाल लो, ठीक है। तो हाथ से जो बाल्टी हम अंदर डालते हैं उसमें एक रस्सी बंधी हुई होती है, और बाल्टी पूरा नीचे चला जाता है कुएं के अंदर, और फिर रस्सी से उसे खींच लिया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो रस्सी और बाल्टी द्वारा हाथों से पानी खींचा जाता था। बाल्टी के अंदर रस्सी बनी हुई होती थी, और उसे फिर बाल्टी को अंदर फेंको और रस्सी के सारे बाल्टी को खींच लो, तो कुएं से पानी निकल जाता था। उसके बाद आए, उससे क्या होता था कि हाथ दर्द करने लगता था, और बाल्टी भी उस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हो, जैसे बाल्टी को फेंका फिर खींचा तो बाल्टी टूट भी सकती है, मुड़ सकती है। लोहे की बाल्टी का प्रयोग होता था, प्लास्टिक की तो टूटी जाएगी, ठीक है। तो लोहे की बाल्टी भी खराब हो जाती थी, तो उसके लिए एक तरीका आया जिसे चरखी कहा जाने लगा। तो ऊपर क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो कि ये क्या है, अपना कुआं है, ठीक है। इस कुएं में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर से एक चरखी का प्रयोग किया जाता था, जो कि एक लकड़ी के सहारे हुआ करता था, और यहाँ पर उसमें क्या होता था, रस्सी लगा के, और उसके बाद यहाँ से खींचने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो बाल्टी डायरेक्ट इससे टकरा कर आती थी, मतलब कुओं के दीवारों से, अब वो डायरेक्ट यहाँ ऊपर से आने लगी। तो इससे थोड़ा आसानी हुआ खींचने में, और वो बाल्टी भी जो है वो टूटना मतलब कम हो गया, अब ना टूटती थी वो, ठीक है। और अगर हम और बड़े लेवल की बात करें तो इसमें क्या होता था कि मानव शक्ति के स्थान पर बैलों का भी प्रयोग कर लिया जाता था। यानी कि अगर बड़ी बाल्टी है या बड़े तौर पर सिंचाई करनी है, तो उसमें कई बार क्या होता था, बैलों का भी जो प्रयोग है उसमें हो जाता था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है वस्त्र तकनीकी। वस्त्र तकनीकी का मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों कि इसमें क्या होगा कि उस समय वस्त्र को कैसे बनाया जाता था, कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ी आगे। तो जो वस्त्र है, वस्त्र के लिए आपको पता है कि जो चरखे आए जिस समय से, वही वाले चरखे जो गांधी जी चलाया करते थे। तो जब चरखे आए तो वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्योंकि उससे पहले क्या है कि उससे पहले बहुत ही धीमा जो है वो प्रोसेस होता था उसको बनाने के लिए, ठीक है। फिर चरखे आए तो उससे क्या हुआ, थोड़ी जो वो है वो थोड़ी तेज़ होने लग गई जो प्रोसेस है, और उसके बाद मशीन का टाइम आ गया जिससे कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गई। तो वस्त्र तकनीकी से हम यही समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, देखते हैं आगे। देखिए, सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो तुर्कों द्वारा वस्त्र बनाया जाता था, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रकार की जो तकनीकें हैं उसको अपनाई जाती थी। इसकी तकनीक का जो नाम था वो था ओटाई, धुनाई और कताई। तो इसको समझते हैं ये क्या क्या था। कपास की खेती कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, यानी कि अगर कपास की खेती की जाती थी तो उसको रिलेटेड माना जाता था कृषि क्षेत्र से, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र से तो वो सिंपल सी बात है रिलेटेड होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या होता था कि वो कपड़ों से भी रिलेटेड उसको समझा जाता था, क्योंकि वो कपास बुनने योग्य धागा जो है वो प्राप्त करने से पहले इसे ओटाई यानी बीजों से अलग करना होता था। उसके बाद जो धुनाई है, धुनाई का मतलब क्या होता है, तंतुओं को ढीला करना, और कताई का मतलब आपको पता है सूत बनाना। तो इन्हीं सब चरणों से कपड़े बनाने के लिए इन सभी प्रोसेस से क्या होता था, उसको गुजरना पड़ता था। अगर हम ओटाई की बात करें तो उसमें रोलर और बोर्ड विधि का प्रयोग होता था, जो कि चरखे के प्रयोग से किया जाता था, ठीक है। और मैंने आपको बताया जो चरखा था उस समय में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट
भूमिका उसने निभाई जब चरखे का प्रयोग आया। तो वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में चरखे के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये अपना हो गया वस्त्र वाला, वस्त्र तकनीकी। अब ये है अपना भवन निर्माण। तो भवन निर्माण को समझिए आप, भवन निर्माण किस प्रकार होता था और ये सारी चीज़ें देखिए। इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर तुर्कों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भवन निर्माण संबंधित है, यानी कि जो भी तुर्क उस समय में इस्तेमाल करा करते थे उससे संबंधित है तकनीक के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो उस समय भवन निर्माण के लिए जो चूना गारा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के काल में मुसलमान द्वारा भारत में लाया गया था उस समय में। और चूना गारा एक तरह की क्या थी, कूटी हुई ईंटें थी, जिसमें दो मुख्य स्रोत हुआ करती थी, जिप्सम और कंकड़ हुआ करते थे। तो जिन्हें भट्टियों में जलाकर अधबुझा चूना प्राप्त किया जाता था। और उसके बाद जो गारा गारा आपको पता है जो वो चिपचिपा होता था, तो उसको चिपचिपा बनाने के लिए क्या किया जाता था, गोंद का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये की जाती थी। अब आपको पता है कि अगर हम बात करें भवन निर्माण की, तो उसमें अलग अलग डिज़ाइन हुआ करती थी, मेहराब, गुबंद। आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ये सब सब्जेक्ट, ये सब टॉपिक आए थे, मेहराब, गुबंद। ठीक है, इनकी ये अलग अलग डिज़ाइन होती है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। मेहराब और गुबंद। तो मेहराबी छत चूने गारे के प्रयोग से बनी हुई होती थी और ईंटों ने भवनों को अधिक टिकाऊ बना दिया। देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलो कि हम किसी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो उस डिज़ाइन में जो है ईंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कैसे निभाते हैं, क्योंकि जो से डिज़ाइन देना हो तो डिज़ाइन में ईंट की ज़रूरत होगी। जैसे मान के चलो कि हम इसको क्या बना रहे हैं, हम इसको थोड़ा गुबंद टाइप का बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ईंट जो है वो एक काम करेगी वो डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, बिना ईंट के अगर मान के चलो आप किसी भी चीज़ से वो डिज़ाइन नहीं बना सकते, जिस डिज़ाइन की वहाँ पर आवश्यकता है। तो इसलिए जो है बहुत ही ज़्यादा संभव बनाया इसने इसको, मतलब ईंटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेहराब के निर्माण में ईंटों व पत्थरों की व्यवस्था की जाती थी और चूने गारे से इस आवश्यकता को पूरा किया जाता था। अब जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है कागज़ निर्माण, यानी कि कागज़ निर्माण के बारे में समझते हैं कि कागज़ निर्माण जो उस समय क्यों ज़रूरी था। तो देखिए कागज़ निर्माण इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उस समय जो डॉक्यूमेंट को संभाल के रखने के लिए, तो कागज़ अगर आ गया तो डॉक्यूमेंट आराम से बन जाएंगे, उसको संभाल के रख सकते हैं। पुस्तकें हो गई, किताबें बहुत इंपॉर्टेंट। फरमान अगर कोई जारी करता था राजा, तो उसके लिए क्या कहते हैं, कागज़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब बात आती है कि जो कागज़ है वो बनाई कैसे गई। ठीक है, मतलब शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे शुरुआत में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कागज़ निर्माण पहले चीनी लोगों ने बनाई थी इसको। ठीक है, तो क्या हुआ था कि चीनियों से सीखा किसने, अरब मुसलमानों ने। और उसके बाद इसको आगे चलाया गया और अरब मुसलमानों ने क्या किया, सीखने के बाद अलग अलग चीज़ों पे इसको टेस्ट किया। जैसे पुराने जो मलमल के वो होते थे चीथड़े, मतलब कि डस्ट से बनाना इसको स्टार्ट किया। जो भी कबाड़ खाना एक तरह से आप समझ लो, कबाड़ की जो चीज़ें हैं उस पर टेस्ट किया, उससे बनाना सीखा। और उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट होती गई और उसके बाद जो है बढ़िया कागज़ जो है बनके वो तैयार होने लग गया। तो ये जो सीन है ये कागज़ निर्माण का है। तो यहाँ से समझ लेते हैं पहले क्या बताया गया यहाँ पर। देखिए अगर हम बात करें, अरब मुसलमानों ने क्या किया, कागज़ निर्माण पहले चीनियों ने सीखा था। उसके बाद उनसे इस विद्या को किसने ले लिया, उसके बाद इस अरब मुसलमानों ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पर टेस्ट किया, चीथड़ों और पुराने जो मलमल के कागज़ उनसे बनाने लग गए। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, कागज़ का प्रयोग होता गया, बहुत ज़्यादा यूज़ में हुआ है। किस लिए, पुस्तकों के लिए, फरमानों के लिए, दस्तावेजों के लिए, इन सब के लिए। यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी कागज़ में पैक होती थी। ठीक है, अगर समझ रहे हो ना, मतलब पैकिंग के लिए भी यूज़ इसका होता था। और बंगाल में भी कागज़ का निर्माण होता था। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये किससे हो गई, संबंधित कागज़ निर्माण से। अब हम यहाँ पर सैन्य तकनीकी की बात समझ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे समझ लीजिए। सैन्य तकनीक में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रकाव क्या होता है, नाल क्या होती है। ठीक है, उस समय में जो बारूद बनाए जाते थे लड़ने के लिए, बारूद, अग्निशास्त्र, इन सभी टॉपिक जो इसके अंदर है वो आएंगे। तो यहाँ समझिए सबसे पहले क्या है, देखिए रकाव की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो रकाव क्या होता है दोस्तों, रकाव होता है ये, देखिए जो घोड़े के ऊपर जो बैठता है ना बंदा, तो यहाँ पर जो पैर रखता है, जो ये वाला जो सीन है ना, ये इसको रकाव कहा जाता है। तो प्राचीन भारत के संस्कृत ग्रंथों में रकाव का उल्लेख मिलता है,
जो प्राचीन भारत की संस्कृत ग्रंथ थी उसमें रकाव के बारे में बताया गया था। और देखिए बात कितनी पुरानी है ये बात है 6वीं शताब्दी की। तो लगभग चीन में इसका प्रयोग किया जाता था, उसके बाद ईरान में, और जो दूसरे इस्लामिक देश थे वो यहाँ तक पहुँचे। फिर रकाव का जो इस्तेमाल है वो घुड़सवारी के लिए होता था। जब भी कोई बंदा घुड़सवारी करता था तो उसकी सेफ्टी के लिए जो है ये सब चीज़ होती थी। अब आप कहोगे ये ज़रूरी क्यों है पैर रखना? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घोड़े के ऊपर आप किस चीज़ को पकड़ोगे, ठीक है? तो घोड़े के ऊपर आपको यहाँ पर पैर रखना है जिससे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, और फिर जो इनकी जो भी पकड़ने के ऊपर यहाँ पर सर के पास जो होता होगा सीन, ये पकड़ा जाता होगा। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस समय में, एक बड़ी चीज़ मानी जाती थी इसे। नाल समझ लेते हैं। इसे बनाने पर केवल मुस्लिम कारीगरों का एकाधिकार था। एकाधिकार मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार का मतलब होता है दोस्तों कि वो मोनोपोली, ठीक है, यानी कि एक ऐसा अधिकार जो किसी और के पास ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो IRCTC है, मतलब कि जो अपनी इंडियन रेलवे है, तो उसका क्या है, रेलवे पे एकाधिकार है, यानी मोनोपोली है, ठीक है। कोई और कंपनी नहीं है जो एक सेम रेल प्रोवाइड करती हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप रेलगाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, आप मतलब ट्रेन में जाते हो, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप इंडियन रेलवे को छोड़ के और रिलायंस रेलवे में जाओ या अडानी रेलवे में जाओ? नहीं ना, क्योंकि रिलायंस रेलवे और अडानी रेलवे जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि जो अडानी है और जो अंबानी है वो रेलवे लाइन नहीं, क्या कहते हैं, खोल सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं खोल रहे, क्योंकि जो एकाधिकार है, जो मोनोपोली है उस फील्ड में, वो रेलवे की है। तो यही होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसकी मोनोपोली है, वो जो काम करती है वो कोई और नहीं करती। तो सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी है। नाल का भी उस समय में क्या था, एकाधिकार था। इसे बनाने वाले को नलबंद कहा जाता था, जो भी इसे बनाता था उसे नलबंद कहा जाता था। और इसकी सहायता से कठोर धरातल पर घोड़े के खूर को सुरक्षित रखा जाता था, यानी जो घोड़े के पैर होते हैं ना, उस पैर को सुरक्षित रखा था। नाल आप समझ रहे हो ना, घोड़े की नाल जो उसके पैर में लगता था, लोहे टाइप का जो कुछ होता था, ठीक है, तो वो उनके पैरों में लगता था, वो उनके खूर को सुरक्षित रखता था कि ऐसा ना हो कि कहीं उनका जो पैर है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर नाल का प्रयोग होता था, यहाँ पर समझिए। अब बात हम करते हैं यहाँ पर बारूद और अग्निशास्त्र की। देखिए उस समय की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो बारूद और अग्निशास्त्र पहले ना इसको मतलब लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बारूद और अग्निशास्त्र को इसका जो मनोरंजन के लिए होता था। जैसे आप देख रहे हो अभी जो क्रैकर्स होते हैं, जो शादियों में पटाखे फोड़े जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह की जो चीज़ों है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आतिशबाजी, आप समझ रहे हो ना, आतिशबाजी, तो एक ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे धीरे इसको उन चीज़ों को विकसित किया गया और फिर हथियारों के रूप में इसको ढाला गया। समझते हैं यहाँ पर कैसे, देखिए। बारूद में शोरा, गंधक और चारकोल जैसा जो पदार्थ है वो होता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन में, तो इसका जो उपयोग है वो अग्निशास्त्रों के बजाय आतिशबाजी में किया जाता था, ठीक है, ऐसे तौर पर किया जाता था, कुछ मनोरंजन टाइप पे, लड़ाई के लिए नहीं किया जाता था। बंदूक और तोपों का सबसे पहले प्रयोग 15वीं शताब्दी पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है। तो ये इतने दूर के बाद इन सब चीज़ों का प्रयोग हुआ था। भारतीय शासकों के लिए अलग अलग आकारों की तोपें बनाई गई थी, इनके पास भी अलग अलग आकार की तोपें थी। और यहाँ पर अबू फजल अकबर द्वारा विकसित की गई एक तकनीक के बारे में बताते हैं, यानी कि अबू फजल जो लिखते हैं तो उसमें अकबर के एक तकनीक के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि जिसकी मदद से एक घोड़ा दबाने से, या आप कह सकते हैं एक बटन दबाने से, ठीक है, एक बटन दबाने से 17 बंदूकों से गोली निकल जाती थी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी अकबर ने। तो यही सारी चीज़ है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कांच निर्माण की, कांच निर्माण तकनीकी। यानी कि आप समझ रहे हो कि इससे पहले यहाँ पर कांच भी नहीं थी, यानी कि मुस्लिमों के आने के बाद यहाँ पर दवा की शीशी, जार, शीशे तो इस्लामी देशों से भारत आने लगे। तो फिर यहाँ पर पता चला कि हाँ भाई, कांच जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो दर्पण भी अपने साथ लाने लगे, शीशा। तो ये इस टॉपिक में बताया गया, ये समझते थोड़ा डिटेल में। मुस्लिम के आने के बाद दवा की शीशी हो गई, जार हो गए और शीशे इस्लामी देशों से भारत आने लगे। और 16वीं 17वीं सदी में यूरोप वासी भी अपने साथ क्या लाए थे, कांच से बना हुआ काफ़ी सामान लाए, जैसे कि कांच का दर्पण हो गया, शीशा, ये सारी चीज़ें जो है वो ले आए, ठीक है, मुंह देखने वाला शीशा, इस प्रकार की चीज़ें। तो उससे भी क्या हुआ,
पता चला कि कांच जैसा भी कुछ होता है, ये सारा सीन। 15वीं शताब्दी से भारतीयों को रेत की घड़ी समझ रहे हो ना आप कैसा होता है। रेत की घड़ी कुछ इस टाइप की हुआ करती थी, ठीक है, ऐसे करके हुआ करती थी, ऐसे। और इसमें क्या होता था, ऊपर की तरफ ना रेत डाली जाती थी। यहाँ पर रेत है एक साइड में, और एक साइड क्या होता खाली होता था। फिर जब इसको हम जैसे कि मान के चलो पलट देते थे, तो ऐसे अगर इस सिचुएशन में रहती थी, ऊपर रेत और नीचे खाली, तो रेत थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता था, जिससे एक पता चलता था कि इतने देर के बाद अगर ये रेत गिर जाए, जैसे मान के चलो उनको पता है कि आधे घंटे में पूरी रेत नीचे गिर जाएगी, तो इसका मतलब आधा घंटा हो गया, ठीक है। इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी थी वह पहले विकसित की गई थी। फिर दोबारा कैसे प्रयोग हुआ, फिर इसको पलट देंगे इधर के साइड में, तो ये उधर से क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से रेत ऊपर चली जाएगी जो रेत आई थी, और उसके बाद दोबारा से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन था। रेत की घड़ी बनाने की तकनीक ज्ञात थी, लेकिन मुगल कालीन चित्रों में यूरोप के निर्मित रेत घड़ी को ही दिखाया गया था, और भारत में इसका जो निर्माण है वो 7वीं शताब्दी के बाद से होने लगा था। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि 15वीं शताब्दी से ही भारत के लोगों को भी रेत की घड़ी बनानी आती थी, लेकिन अगर हम मुगलकालीन चित्रों के हिसाब से चले तो यहाँ पर सिर्फ मुगलकालीन चित्रों में यूरोप से बने हुए रेत घड़ी का ही जिक्र किया गया था, लेकिन भारत में जो इसका निर्माण है वो 7वीं शताब्दी के बाद होने की जानकारी जो है वो मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बात है, आगे देखते हैं। जहाज निर्माण के बारे में समझते हैं। तो जहाज निर्माण आप समझ रहे हो, कुछ खास नहीं होगा यहाँ पर। जहाज किस चीज़ से बनाएंगे वो, ज़्यादा उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोहा होगा, और छोटे इस टाइप की, मतलब उतनी विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय पे। जो कंपास था वही एक बड़ी बात होती थी। कंपास समझ रहे हो ना आप, दिशा सूचक, जिसमें पता होता है साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सारी चीज़ें पता होती है। और एक गोल सा होता है, वो मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं उसे, जो कि पहले फिजिकल रूप में हुआ करता था। आजकल तो फ़ोन में जो ऐप आती है, ठीक है, वो भी सही चीज़ वही काम करती है। तो मध्यकालीन युग में जहाज़ का जो निर्माण होता था वो पहले लकड़ी से होता था, और 15वीं शताब्दी के आसपास भारतीय जहाज़ों में लोहे की कील का भी प्रयोग होने लग गया था। समुद्री यात्राओं के लिए मुसलमानों ने जो दिशा सूचक का उपयोग किया था, मैग्नेटिक कंपास का, उस समय वो भी एक बड़ी बात थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ समझ लीजिए आसवन का। तो आसवन के अंतर्गत दोस्तों हम ना पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो नशीले पदार्थ होते थे, नशीले पेय पदार्थ। यानी कि आप इसको समझ लो, थोड़ा बियर से एग्जाम्पल लेके समझो। यानी ऐसी चीज़ें, शराब, बियर, ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मादक पदार्थ मनुष्य द्वारा लिए जाने वाले नशीले पदार्थ को कहते हैं, जिससे जो मानव का जो शरीर है वो अत्यधिक प्रभावित होता है उससे, मतलब ज़्यादा ही उससे असर हो जाता है उसका, ठीक है। आप उसे नेगेटिव अफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। मतलब जो प्रभाव होता है वो अच्छा प्रभाव नहीं होता, वो बुरा प्रभाव होता है, और लॉन्ग टर्म में उससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए, सभी समाजों में मादक पेय पदार्थों का भी निर्माण होता था। ये पहले से ही ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। वैदिक युग में सोमरस, वैदिक युग में ही, सोचिए कितने पुराने समय से, वैदिक युग में ही सोमरस नामक मादक का उल्लेख मिलता है। सोमरस बहुत पुराना। और मदिरा तो आपने पुरानी फिल्मों में भी सुना होगा, ठीक है। तो मदिरा बनाने की भी दो विधियाँ थी। मदिरा चावल, गन्ने के रस, महुआ के फूल, इनके साथ कुछ रासायनिक अभिक्रिया करके और बनाई जाती थी। यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो यहाँ पर लास्ट टॉपिक है उसे समझ लेते हैं। तो यह है समय मापन पद्धतियाँ। इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो समय को समझने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। तो मैंने आपको रेत घड़ी बताया अभी, तो इसके अलावा भी कई प्रकार की चीज़ें होती थी। यहाँ पर धूप घड़ी भी हुआ करती थी। धूप घड़ी वो अलग ही टेक्नोलॉजी से काम करती थी। जैसे मान के चलो यहाँ पर घड़ी है और यहाँ पर टाइम लिख दी सभी जगह पे, 12, 1, 2 ऐसे करके सब पे टाइम लिख दी, और यहाँ पर एक डंडी से लगा दी और इस डंडी को खड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो धूप जाएगी ना, तो धूप की परछाई एक पर्टिकुलर जगह पे पड़ेगी, तो जिस जगह पे पड़ेगी उतना टाइम हो रहा है। इसको बनाना उतना भी आसान नहीं था, बहुत सारी कैलकुलेशन की जो ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आसान था, ठीक है। अगर हम अभी से कंपेयर करें तो वो आसान है, आप बना सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो उस समय इन्हीं सब चीज़ों का जो है वो काम होता था। समय ज्ञात करने के लिए अलग अलग देशों में धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी और हाथ घड़ी का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में समय का अनुमान लगाने के लिए जल घड़ी का भी प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर मुगलों से काफ़ी पहले, मुगलों से बहुत ज़्यादा पहले यूरोप वासियों को यांत्रिक घड़ी की यांत्रिकी का विकसित कर लिया था। इसका मतलब उनको टेक्नोलॉजी वाली घड़ी बनानी आ गई थी, टेक्नोलॉजी वाली घड़ी की टेक उनको पता चल गई थी, तो उनको आ गई थी ये सारी चीज़ें बनानी।
और यूरोपवासी हमेशा भारतीय वर्ग के जो उनके साथी थे, जैसे अगर हम बात करें कि अमीर लोग, ठीक है, तो यूरोपवासी के वर्ग के ग्रुप के लोग अगर भारत में भी रहते तो वो उनको हमेशा जो उस टाइप की घड़ियाँ जो उन्होंने बनाई वो भेंट में दिया करते थे। लेकिन भारत के लोगों के लिए कभी वो काम नहीं आई, ठीक है, उन्होंने कभी इस चीज़ को वो स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो समय का अंतराल, आप समझ रहे हो ना, टाइम जोन अलग अलग होता है। कहाँ वो यूरोप वासी जो यहाँ भारत में आकर देते थे तो उनका टाइम जोन और हमारा टाइम जोन अलग होता था, कभी भी मैच नहीं खाया, ठीक है, और ना उसको वो कंट्रोल कर पाए उस हिसाब से, तो कभी भी ये भारतवासी कभी इसको स्वीकार भी नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें थी और यही था आपके इस यूनिट में। टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, कुछ पूछना है आपको तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। आपने सब्जेक्ट के जो कोड है वो भी मैसेज कर सकते हो मुझे यहाँ पर। और वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने क्लासमेट के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले यूनिट में। धन्यवाद।